हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्स इंस्पिरेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है गैट्स यानी सेवा व्यापार पर सामान्य समझौता यानी GATS गैट्स। गैट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस। ये जो गैट्स है वो एक प्रकार की संधि है, यानी WTO के तहत एक संधि की गई थी और WTO के तहत एक समझौता भी अपन बोल सकते हैं। तो गैट्स की जो स्थापना है यानी गैट्स कब लागू हुआ था? वो 1995 में लागू हुआ था। कब? 1995 में। इसका जो मुख्यालय है वो वही है जो कि WTO का मुख्यालय है, यानी जनेवा, स्विट्ज़रलैंड। क्या? जनेवा, यानी ये स्विट्ज़रलैंड में है। तो गैट्स का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। और इसकी स्थापना यानी लागू कब हुआ था? ये 1995 को लागू हुआ था। और ये WTO का एक समझौता है, यानी इसको हम एक संधि के रूप में भी मान सकते हैं। गैट्स का मेन पर्पस क्या था? गैट्स का मेन पर्पस सेवाओं में व्यापार को उदार बनाना था। तो गैट्स में कौन कौन सी सेवाएं थी? जैसे वित्तीय सेवा हो सकती है, दूर संचार, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सेवाएं आदि को इसके अंतर्गत शामिल किया गया था। लेकिन कौन कौन सी सेवाएं गैट्स में नहीं आती है? सरकारी सेवाएं नहीं आती है, वायु परिवहन सेवाएं गैट्स में शामिल नहीं होती है, यातायात अधिकार वो भी गैट्स में शामिल नहीं होते हैं। जो गैट्स है वो हमारा उरुग्वे दौरे के वार्ता के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ था। ये उरुग्वे दौरा कब आया था? 1986 में शुरू हुआ था। 1986 में ये शुरू हुआ था और कब समाप्त हुआ था? 1994 के अंतर्गत। तो ये गैट्स जो संधि है, समझौता है, जो WTO के अंतर्गत हुआ था, वो उरुग्वे दौरे के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ था। और साथ ही साथ इसको 2001 में शुरू हुए दोहा एजेंडे में भी इसको शामिल किया गया था। तो गैट्स सेवाओं के वितरण के लिए कितने मोड हैं? 4 मोड हैं। तो ये बहुत मेन इम्पोर्टेंट है कि इन चारों मोड्स में क्या क्या आता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। पहला मोड देखिए, पहले मोड में क्या है कि सीमा पार आपूर्ति, यानी अगर हम किसी दूसरे देश में जाकर आपूर्ति करते हैं तो वो मोड 1 के अंतर्गत आता है। जैसे कि बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, परिवहन और दूरस्थ शिक्षा और प्रशिक्षण, ये सब हम दूसरे देश में सीमा पार अपन जाकर आपूर्ति कर सकते हैं। मोड सेकंड में क्या आता है? मोड सेकंड में प्रतिनिधि कार्यालय के माध्यमों से सेवाओं का वितरण, यानी हम कहीं दूसरे देश के अंदर अपनी संस्थाएं खोल लेते हैं, अन्य सेवाएं खोल लेते हैं, वहाँ की जो जनता होती है उनको हम सेवाएं देते हैं, तो वो सब इसके अंतर्गत आता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, विदेशी बैंक या स्थानीय लोगों को सेवाएं देने के लिए भारत में बीमा कंपनी के कार्यालय, तो ये मोड सेकंड में आता है। मोड फर्स्ट के अंतर्गत सीमा पार आपूर्ति, सेकंड के अंतर्गत अन्य देशों में जाकर प्रतिनिधि कार्यालय के माध्यम से सेवाओं का वितरण। गैट्स में सिर्फ सेवाओं का ही व्यापार होता है, तो यहाँ पर सिर्फ सेवाएं आएंगी। मोड थर्ड में विदेशों में खपत, जैसे कि विदेश में पर्यटकों द्वारा ली गई सेवाएं। एंड मोड फोर में विदेशों में सेवाएं देने के लिए कर्मियों का संचार, यानी प्राकृतिक व्यक्ति से तात्पर्य ह्यूमन बींग से, यानी मानव, जैसे कि भारतीय इंजीनियर, डॉक्टर विदेशी संस्थानों पर सेवाएं प्रदान करते हैं, तो वो मोड 4 के अंतर्गत आता है। तो मोड फर्स्ट के अंदर सीमा पार आपूर्ति, मोड सेकंड के अंदर प्रतिनिधि कार्यालय के माध्यम से सेवाओं का वितरण करना, मोड थर्ड के अंतर्गत विदेशों में खपत, एंड मोड 4 के अंतर्गत विदेशों में जाकर जो व्यक्ति होती है वो अपनी सेवाएं देते हैं, तो वो मोड 4 के अंतर्गत आता है। अब यहाँ ऊपर एक नाम आया था बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये होता क्या है? तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, इसकी शॉर्ट फॉर्म BPO है, यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये एक उपसेट है। क्या है? एक उपसेट है जिसमें किसी तृतीय सेवा प्रदाता
को विशिष्ट व्यावसायिक प्रक्रिया के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। यानी हम किसी अन्य व्यक्ति को सेवा प्रदान करने के लिए उसे जिम्मेदारी सौंपते हैं कि आपको ये सेवा देनी है। बीपीओ को आमतौर पर वर्गीकृत किया गया है। तो किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? पहला है बैंक ऑफ आउटसोर्सिंग, सेकंड इसका फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग। बैंक ऑफिस आउटसोर्सिंग, बैंक ऑफिस आउटसोर्सिंग में आंतरिक व्यावसायिक प्रक्रिया जैसे कि मानव संसाधन, वित्त और लेखांकन की आउटसोर्सिंग शामिल है। यानी इस बैंक ऑफिस आउटसोर्सिंग में सिर्फ बिजनेस के जो आंतरिक व्यावसायिक प्रक्रियाएं होती है सिर्फ उनकी आउटसोर्सिंग को ही शामिल किया गया है। बिजनेस के अंदर मानव होते हैं, फाइनेंस होते हैं और लेखांकन की क्रियाएं आदि को बैंक ऑफ आउटसोर्सिंग में शामिल किया जाता है। फ्रंट ऑफ आउटसोर्सिंग, फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग में ग्राहक से संबंधित सेवाएं को ही शामिल किया जाता है। बैंक ऑफिस आउटसोर्सिंग में आंतरिक सेवाओं को शामिल किया जाता है और फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग में ग्राहक से संबंधित सेवाओं को शामिल किया जाता है। यानी कि बिजनेस से बाहर की जो क्रियाएं होती है, बिजनेस के आउट ऑफ जो क्रियाएं होती हैं वो हम फ्रंट ऑफ आउटसोर्सिंग में शामिल करते हैं। इनके अलावा अन्य कौन कौन सी आउटसोर्सिंग होती है? कंपनी के देश के बाहर अनुबंधित बीपीओ को अब तटीय आउटसोर्सिंग कहा जाता है, यानी ऑफ शोर आउटसोर्सिंग। कंपनी के बाहर के जो भी अनुबंधित बीपीओ की फुल फॉर्म थी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो कंपनी के देश के जो भी बाहरी अनुबंध होते हैं, बाहरी जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ऑफशोर आउटसोर्सिंग कहा जाता है। ऐसे बीपीओ जिसे किसी कंपनी के पड़ोसी या पास के देश में अनुबंधित किया जाता है उसे नियर शोर आउटसोर्सिंग कहा जाता है। आगे देखिए, अगर ये आउटसोर्सिंग किसके ऊपर आधारित है? सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? ITES BPO, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सर्विस बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो ITES BPO की फुल फॉर्म क्या हुई है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विस, और BPO की फुल फॉर्म बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। यदि कोई बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग सूचना से संबंधित होती है तो उसे हम ITES BPO के रूप में जानेंगे। जहाँ ITES सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं को संदर्भित करती है। अगर ज्ञान प्रक्रिया से संबंधित कोई भी आउटसोर्सिंग है तो उसे हम नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी KPO के नाम से जानेंगे। अगर कोई कानूनी प्रक्रिया से संबंधित आउटसोर्सिंग है तो लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी LPO के नाम से हम उसे जानेंगे। तो ये कुछ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग थी जो कि बैंक ऑफिस आउटसोर्सिंग और फ्रंट ऑफिस आउटसोर्सिंग के अलावा थी। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी सेवाओं में व्यापार उदारीकरण पर विकसित और विकासशील देशों के बीच अंतर। यानी गेट्स के तहत जो 4 मोड थे उनमें विकसित और विकासशील देशों की क्या राय है, इनके बारे में विकसित और विकासशील देश क्या सोचते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मोड 1 और मोड 4 के संबंध में बताया गया है कि विकासशील देश और विकसित देश मोड 1 और मोड 4 के उदारीकरण के बारे में क्या सोचते हैं। हमारा मोड फर्स्ट क्या था कि सीमा आपूर्ति कर, हम जब अपनी सेवाओं को सीमा पार आपूर्ति करते हैं वो था। मोड सेकंड हमारा प्रतिनिधि कार्यालय के माध्यम से सेवाओं का वितरण था। मोड थर्ड विदेशों में खपत एंड मोड 4 विदेशों में सेवाओं देने के लिए प्राकृतिक व्यक्तियों का संचार। तो यहाँ से अपन मोड फर्स्ट और मोड 4 के बारे में देखेंगे। तो विकासशील देश मोड फर्स्ट में क्या बताया गया है कि मोड फर्स्ट के तहत सेवाओं में व्यापार उदारीकरण से विकासशील देशों को अधिक व्यवसाय और नौकरियों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। क्यों? क्योंकि विकासशील देशों के द्वारा जो अपने सीमा पार जाकर आपूर्ति की जाती है तो उनसे उनको नौकरियां मिलती है, वहाँ जाकर उनका बिजनेस चलता है।
तो ये विकासशील देशों के लिए प्रॉफिटेबल है। लेकिन विकसित देश ने क्या बोला कि विकसित देश मोड फर्स्ट के तहत सेवाओं पर व्यापार उदारीकरण का विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो व्यापार है, जो नौकरियां हैं, वो विकसित राष्ट्रों से विकासशील देशों में स्थानांतरित हो जाएंगी। वहाँ जो संसाधन है, वहाँ जो नौकरियां हैं, वहाँ कम हो जाएंगी और उसका प्रॉफिट कौन लेंगे? विकासशील देश लेंगे। इसलिए यहाँ पर जो विकसित देश हैं वो इनका विरोध करते हैं। अब मोड 4 के बारे में विकसित और विकासशील देशों का क्या कहना है? मोड 4 में क्या बताया गया है कि इसके तहत सेवाओं में व्यापार उदारीकरण से विकासशील देशों के कर्मियों को विकसित देशों में काम का मौका मिलेगा। यानी कि जो विकासशील देश के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, वो विदेशों में जाकर अपनी सेवाएं देंगे, तो वहाँ उनको जॉब मिलेगी। तो विकसित देशों में और अधिक स्थानांतरित हो गए। तो विकसित देश का क्या कहना है मोड 4 के बारे में कि जब विकासशील देशों से वो लोग वहाँ पर काम करने जाएंगे तो स्थानीय लोगों का बेरोजगार, वहाँ के जो विकसित देश के स्थानीय लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, यानी वहाँ उन लोगों को काम कम मिलेगा। तो यहाँ पर जो विकसित देश है वो मोड 4 का भी विरोध करते हैं। वैसे विकसित देश मेनली चाहते क्या है? वो मोड 2 सेवाओं का उदारीकरण चाहते हैं, क्योंकि मोड 2 के तहत सेवाओं के वितरण में विकासशील देशों की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धा है। उदाहरण के लिए विकसित देशों के बैंक, बीमा कंपनियां, शैक्षणिक संगठन विकासशील देशों की तुलना में बड़े हैं। तो इस प्रकार विकसित देश से चाहते हैं कि हमारे जो देश की बैंकिंग कंपनियां हैं, बीमा कंपनियां हैं, शैक्षणिक कंपनियां हैं, वो जो विकासशील देश है वहाँ पर जाकर स्थापित हो और वहाँ काम करें और वहाँ अपना एक साम्राज्य बना लें, ताकि उनके लोगों को वहाँ रोजगार मिले और वहाँ के स्थानीय लोगों को उनका रोजगार कम हो जाए। तो इस प्रकार विकसित देशों ने मोड 2 के तहत सेवाओं के उदारीकरण की मांग की, जबकि विकासशील देशों ने इस मोड के तहत अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रदाताओं पर प्रतिबंध लगाए। भारत में जो विदेशी शैक्षणिक संस्थान हैं उनके प्रवेश की अनुमति बंद कर रखी है, वो मोड 2 के तहत ही बंद कर रखी है, क्योंकि अगर विकसित देश वहाँ जाकर काम करेंगे तो वो अपना प्रभुत्व वहाँ पर स्थापित कर लेंगे। उनके यहाँ की शैक्षणिक संस्थाएं, बैंकिंग संस्थाएं, कंपनियाँ जो होती है विकसित देशों में जाकर, इंडिया में जाकर अपना प्रभुत्व वहाँ पर जमा लेगी। इसलिए उन्होंने जो भारत है उसने शैक्षणिक संस्थानों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। वहाँ सिर्फ बैंकिंग और बीमा, भारत ने बैंकिंग और बीमा से संबंधित जो संस्थाएं हैं उनको इन्वेस्टमेंट करने के लिए भारत में परमिशन तो दी है, लेकिन कुछ % तक ही परमिशन दी है। जो बैंकिंग संस्थाएं हैं उनका 74 और बीमा जो संस्थाएं हैं उनका 49% क्षेत्र में विदेशी निवेश पर प्रतिबंध है, यानी इतनी जो संस्थाएं हैं वो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। अब बस गैट्स का मूल्यांकन। गैट्स के तहत सेवाओं का उदारीकरण एक दूर का सपना हो जाता है, यानी कि गैट्स के तहत जो सेवाओं का व्यापार है वो वस्तुओं के व्यापार से भी ज़्यादा संवेदनशील होता है, यानी इसमें जो व्यापार करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्योंकि सेवाओं के मुफ्त प्रवाह से महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं। सामाजिक प्रभाव कैसे होंगे? मानव मूल्य और संस्कृति पर प्रभाव हो सकता है। आर्थिक, सेवा क्षेत्र में बेरोजगारी, उच्च प्रतिस्पर्धा हो सकती है। और राजनीतिक, जैसे कि विचारधाराओं को बढ़ावा देना, राजनीतिक विचारधाराएं पनपना आदि प्रभाव हो सकते हैं। इसलिए हमें लगता है कि जो गैट्स के तहत सेवाएं हैं वो एक तरीके से दूर है, हम उसको एक तरीके से पूरी तरीके से नहीं अपना सकते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे विदेशी शैक्षणिक संस्थाएं हमारे देश के बच्चों को ऐसा पाठ पढ़ा सकते हैं कि हमारे समाज के जो मानव मूल्य है वो विपरीत हो जाए।